बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से मिशल बुखारी और तसव्वुर ज़ुमान बाबर खुसूसी ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं और कोरोना के तनाजुर में यकीनन बातचीत जारी है। और इस हवाले से जितने फ़िक्रमंद वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, कुछ देर पहले आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी होगी। और इस कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार होने वाले तबक़ात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, उनके दुखों का इज़ाला करना बेहद ज़रूरी है। और इस हवाले से एक पोर्टल का इजरा किया गया है। वो लोग जो ख़ास तौर पे इससे मुतासिर हुए हैं, बेरोज़गार हुए हैं, दिहाड़ीदार तबका है, इसके अलावा भी हमने देखा कि मुतवस्सित तबका भी इससे मुतासिर हुआ है, लोअर मिडिल क्लास भी। तो जनाब उनकी दाद रसी के लिए हमें ख़ास तौर पे इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत थी। एक तो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये अपील भी की है कि आपने भरपूर साथ देना होगा। तारीफ भी की गई है कि आपने साथ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बाकी या दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले ही पाकिस्तानी नहीं बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। हमेशा इस तरह के किसी भी क्राइसिस के वक्त में या आजमाइश के वक्त में वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं और पाकिस्तान की बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। और इस मरतबा भी जो वज़ीर आज़म का जो रिलीफ फंड है उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अदरवाइज भी जितने भी मुखय्यर लोग हैं, हम सब की ये इस वक्त कोशिश होनी चाहिए कि जिसकी जो इस्तात है वो इस हिसाब से जरूर लोगों की मदद करे, क्योंकि कोई भी हुकूमत चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, वो भी इस वक्त जो है अकेले कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याकूब शेख साहब। इन्हें 39 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो पार्लियामेंटेरियन है और डेरा इस्माइल खान से इनका ताल्लुक है। पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं जी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जाहिर है कि लॉकडाउन की वजह से और पूरी दुनिया में चूंकि मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन वक्तन फवक्तन जो है वो किया जाता रहा, कुछ नरमी भी हो रही है कई जगहों पे, लेकिन जाहिर है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो पहले ही बहुत कम थी और अब उसके बाद फिर उसमें और ज्यादा कमी आ गई। ना प्रोडक्शन हो रही थी और फिर अगर एक्सपोर्ट होती भी, प्रोडक्शन होती भी, तो जाहिर है कि दीगर ममालिक में खरीदने वाला कोई नहीं था। तो उसमें कितना फर्क पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका कोई अंदाजा, कोई तखमीना लगाया जा सका है अभी तक शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम सवाल आपने किया एक्सपोर्ट से मुतालिक जो आपने पूछा। देखिए, एक तो हमारे मुल्क के साथ ये अलमिया रहा है कि पिछले 30-35 साल की अगर कारकर्दगी देखी तो जो हुकूमतें रही हैं, कोई भी हुकूमत इस काबिल नहीं थी और उसकी ऐसी पॉलिसीज नहीं थी, इतनी वर्सटाइल नहीं थी वो एक्सपोर्ट्स के हवाले से कि वो एक हमारा जो टारगेट एक्सपोर्ट का रहा है हमेशा $23 बिलियन से कभी भी हमने वो एक बेंचमार्क हमने रखे, उसको हमने कभी क्रॉस नहीं किया। तो ये एक बदनसीबी थी जो नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में भी रही, फिर उसके बाद नवाज इनकी जो जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई। तो किसी भी गवर्नमेंट ने $23 बिलियन का जो हमारा एक बेंचमार्क एक कायम कर लिया था उसको क्रॉस नहीं किया। तो एक बदनसीबी रही है। लेकिन अब देखिए, हमारे साथ जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, 1 साल और 10 महीने तकरीबन हमें होने वाले हैं, तो अब इस हुकूमत ने जो एक बुनियादी तौर पे जो चीजें करने की कोशिश की है वो आपके सामने है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमें हमेशा एक्सपोर्ट्स के हवाले से बहुत कुछ करना है। और जैसे हम देखते हैं कि हमारे ही साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें, बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने, आप इंडिया की मिसाल आपके सामने है, या ईरान इतनी सैंक्शंस के बावजूद भी आज दूर नहीं जाते। हम इन कंट्रीज को देख लें कि अपनी एक्सपोर्ट को सस्टेन करने के लिए उन्होंने इनकलाबी इक़दाम किए हैं और हमें भी उनकी जरूरत है और हमारी गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है। जो खान साहब का विजन है वो भी यही है। मेरी 3 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई और फिर मैंने उनको इस चीज के ऊपर हमें कुछ मुश्किलात जैसे आ रही थी अभी एक्सपोर्ट के हवाले से, दुनिया भर में एक रिसेशन एक फोर्सी कर रही है सारी दुनिया टेक्सटाइल के हवाले से। जैसे रज़ाक दाऊद साहब ने हमारे एडवाइजर हैं ऑन द कॉमर्स, उन्होंने भी बताया कि $3 बिलियन के हमें नुकसान अभी तक हो चुके हुए हैं कि एक्सपोर्ट्स के जो हमारे ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हुए हैं। तो हमें इसके ऊपर आप इस वक्त ये करना है कि आप हंगामी तौर पे हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमारी नियरेस्ट मार्केट जो है उनको हमने अपने हाथों में लेके उसकी तरफ हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। जैसे अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ईरान की तरफ अगर हमारा जाता है तो वहां पे यहाँ पे हमारी बहुत सारी अशिया, ना सिर्फ हमारी ये कि टेक्सटाइल्स जाती थी, उसके अलावा भी नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स भी हमारे बहुत जाते हैं। तो उसको हमें एक ओन करके कि उसको हमें सस्टेन करना है कि वहां कमी नहीं आनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट हमारी इन कंट्रीज में है और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें उनको स्पीड अप करना होगा, उसको एक मोमेंटम देना होगा। लेकिन शेख साहब, ये जो एक गैप आ गया, क्योंकि पहले ही हालात जो थे वो कोई इतने अच्छे नहीं थे हमारे एक्सपोर्ट्स को लेके, और अब जो ये कोरोना की वजह से एक गैप आया, इस गैप को फिल होते होते आपको क्या लगता है अभी कितना मजीद वक्त लगेगा? क्योंकि चीजें इतनी आसानी से तो नॉर्मलाइज नहीं होंगी।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसे अलमिये से हम गुजर रहे हैं कि कोई फोर्सी नहीं कर रहा कि कल को क्या होगा। ये बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उनकी जो फोरसाइट है वो यही है कि रिसेशन होगा और जबरदस्त किस्म का रिसेशन होगा। लेकिन हम अपने कंट्री में देखें जहां जिन चीजों में हम सरप्लस हैं, एसेंशियल आइटम्स को छोड़ के, जहां पे हम समझते हैं कि हमें कल को कोई शॉर्टफॉल ना आए, उसके अलावा जो भी चीजें हैं जिससे सैकड़ों किस्म के एक्सपोर्ट्स हैं जो हमारे नियरिंग कंट्रीज में जा सकती हैं, या जो कंट्रीज जिनके साथ हमारे इस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस हैं, उनको हमें इंकरेज करना चाहिए और इसको ओन करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें इसको ओन करना पड़ेगा। एक एक कंटेनर की एक्सपोर्ट के लिए, एक एक डॉलर की एक्सपोर्ट के लिए हमें अब चुन चुन के उसको इकट्ठा करना होगा। अब हमें ये नहीं देखना होगा कि हमें कोई कहीं से बहुत अचानक से हमें कोई मदद आ जाएगी और हमें कोई बम्पर ऑर्डर मिल जाएगी। अब हमें चुन चुन के एक एक को इकट्ठा करके, और जो भी इस वक्त अवेलेबिलिटी है हमें ऑर्डर्स की, जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की हमें अवेलेबिलिटी, उसको हमें फोकस करना होगा और उसको हमें इन प्लेस करना होगा, उसको हमें एक्ट अपॉन करना होगा। जी शेख साहब बजा फरमाया, अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ना होगा। दो क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो वेब पोर्टल का इजरा किया गया है हुकूमत की जानिब से, जो इनकलाबी इक़दाम हैं उनमें एक अहम कदम है। एक तो ये बताइएगा कि किन शोबों को खास तौर पे इससे फायदा होगा या किन तबकात को। दूसरा ये कि आप डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं, वो सियासी शख्सियात जो बारहा वहां से मुंतखब होती रही हैं, बल्कि मैं यहाँ पे कहने में यार महसूस नहीं करूंगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप शख्स देखे आप पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, जनूबी अजला खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हमेशा पसमानदा रहे हैं। आज भी ये कहा जाता है कि वहां पे कोई एक अच्छा अस्पताल तक नहीं है, जो मरीज होते हैं या कोई सीरियस केस होता है उसको पेशावर के लीडिंग हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आप बताइएगा डी खान के हवाले से जनूबी अजला की पसमानदगी दूर करने के हवाले से क्या हिकमत अमली है, और साथ ही साथ वेब पोर्टल पे भी कमेंट कर दीजिए। आपके सवाल का पहला इस वेब पोर्टल से मुताल्लिक, तो आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस सिचुएशन के हिसाब से कितना क्विकली एडजस्ट करने की कोशिश की है और अपनी कौम को तैयार किया और ये बताया कि देखिए हमारे पर मुश्किल हालात आ चुके हैं, हमें इसको किस तरीके से नबर्द आजमा होना है। और फिर उसके बाद एक के बाद दीगरे जो इक़दाम उठाए, जैसे एहसास प्रोग्राम था, आज आपने वेब पोर्टल का जो आपने सुना, ये सारे वो इक़दाम हैं जिससे गरीब को सहारा देने की एक कोशिश है। और यानी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल में कितना गरीब के लिए एक मकाम है कि उसको अब मुश्किल हालात में हमने कैसे संभाला देना है। गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा करेगी और मुखिया हजरात भी उसमें आए और हर कोई अपना रोल प्ले करे कि आज मुश्किल की घड़ी में हमने एक दूसरे को सहारा देना है। तो पहले तो आपके सवाल का जो एक हिस्सा था उसका ये जवाब, और फिर उसके बाद जो आपने फरमाया मेरे हल्के से मुतालिक जो आपने पूछा, आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ इतना बदनसीब हल्का हमारा जो NA39 में खासतौर पे कहूँगा, एक तो देहातों पे मुश्तमिल है, ना रोड्स हैं वहाँ पे, ना पीने का पानी है और ना स्कूल्स हैं, ना बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, कुछ भी नहीं है। जो NA39 है अगर आप एरियल व्यू में भी देखें तो आपको उसकी बर्बादी और तबाही नजर आएगी। और मैं इस पे बाज़ औक़ात शाकी होता हूँ कि काश इन्होंने कुछ किया होता कम से कम जीरो से हम स्टार्ट ना करते। आज हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, ना बिजली की कोई लाइनें वहां पे है, ना जो लिंक रोड्स हैं, जो देहात हैं, बड़े बड़े कस्बे हैं, उनको नहीं मिला गया रोडों के साथ। तो मेरी अभी 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मुलाकात थी उसमें मैंने यही गुजारिशात की है कि मेरे हल्के में आप मेहरबानी फरमाएं, कुछ जो रोड्स हैं पीने के पानी के, तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई। ड्रिंकिंग वाटर से मुताल्लिक उन्होंने CM साहब से बात की। और फिर उसके अलावा जो वहाँ रोड्स, जो मेन रोड्स 1992 में बने थे, जो 2 मेन रोड्स है, कोलाची से DA खान और प्रोवा से चौधवान वाला, वो एकदम खस्ता हो चुके हैं, उस पर साइकिल भी नहीं चल सकती है। उनको बनाने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए हमने अभी कोशिश की कि उसको हम अगले जो ADP है हमारा जो KPK का, उसमें हम रखें। और पीने के पानी से मुताल्लिक फिर उसके अलावा खास जो बड़ा एक प्रोजेक्ट है हमारा CRBC अपर लिफ्ट कैनाल, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने गुजारिश की है। तो उन्होंने ये फरमाया कि इस वक्त हमारे पास फंड्स की कमी है, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत ही मुफक्किर हैं और हम चाहते हैं कि ये DA जो KPK की एक ब्रेड बास्केट बनेगी, ये नहर जो हमारी बन गई, तो इससे 3 लाख एकड़ जमीन हमारी सैराब होगी। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश है कि जैसे ही हमारे हालात ठीक होते हैं हम इस पर काम। अच्छा शेख साहब, इसमें फिर 2 चीजें हो गई ना। एक तो ये था कि पहले ही जैसे आपने कहा कि जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स थी उन्होंने कुछ नहीं किया, या उस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट के जो काम है या प्रोजेक्ट्स हैं वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचे। उसके बाद अब जो फंड्स हैं, जाहिर है वो इमरजेंसी एक ऐसी आ गई, एक ऐसा इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया कि वो जो ऑलरेडी डेवलपमेंट के फंड्स थे अब वो यहाँ पे लग रहे हैं कोरोना के लिए। तो अब ये तो ऐसा लगता है कि ये मजीद जो चीजें अगर हो भी रही थी, पाइपलाइन में थी या होने वाली थी, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, क्या वो रुक गए हैं या अब उसमें मजीद डिले हो जाएगा इन चीजों की वजह से? थोड़ी सी ये भी सूरत हाल इसको भी वाजे कर दीजिए अपने हल्के के हिसाब से, के हवाले से खास तौर पे।
आपका आदेश आपकी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कहने में तो मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ कि जो इस वक्त तक हमने जो प्रोग्राम दिए हैं, जैसे ये 2 रोड्स मैंने बताए हैं, इसको हमने ऑलरेडी ADP जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें रख दिया हुआ है। पीने के पानी का जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन, और मैं उनसे इतना मुतासिर हुआ जब मेरी बात हो रही थी, मैंने उन्हें कहा कि 25-30 देहात ऐसे जिसको पीने का पानी नहीं है, आप मेहरबानी फरमाएं। तो उन्होंने कहा क्या आप चाहते हैं? तो मैंने कहा मुझे कम से कम 35 से 40 ट्यूबवेल आप दें ताकि इन देहातों में दे सकूं, उनका पीने का पानी हो जाए। तो उन्होंने कहा ये जो ट्यूबवेल है ये खराब हो जाते हैं, शमसी का मसला होता है, बिजली नहीं होती है, टूट जाता है ट्यूबवेल, आपको एक सस्टेनेबल एक प्रोग्राम बताएं। तो मैं इनके विजन को सराहते हुए, यानी मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि उन्होंने मुझे कहा कि सस्टेनेबल एक प्रोग्राम दें। मैंने कोशिश की, विद इन द 4 डेज टाइम मैंने उनको एक प्रोग्राम दिया, और वो आप देखिए कि एक ऐसा प्रोग्राम था जो चौधवान निजाम और द्राबन निजाम मेरे हल्के में है। वहां से गोरों के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे उस वक्त सर्वे हुए थे, उन्होंने 2 एक चैनल्स दिए थे पीने के पानी के, उससे 25-30 देहात आज भी मेरे हल्के के मुस्तफिद हो सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वो प्रोग्राम पसंद आया, हमने आगे सूबे में दिया है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये शेख साहब इस हवाले से भी मजीद बात करेंगे आपसे। कोरोना की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? डेरा इस्माइल खान में आगाज में हमने देखा एक करंटीना सेंटर कायम किया गया था, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेहतियाब होकर जा चुके हैं। इस वक्त करंटली सूरत हाल जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के पेशेंट्स की, क्योंकि डेरा इस्माइल खान और गिरदोनवाह के बहुत से देहात हैं, क्या इतलात हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह सर पोजीशन बिल्कुल ठीक है, और कोरोना के कोई पेशेंट्स नए नहीं आ रहे डीए खान में। और डीए खान 4 फ्रंट पे था। जब आपने देखा तफ्तान से जो ज़ायरीन आ रहे थे तो वो सैकड़ों की तादाद में थे, और सबसे बड़ा करंटीना सेंटर डीए खान में बनाया गया था कि पीके गवर्नमेंट ने वहां पे एस्टेब्लिश किया, और हमने अपनी जो ऑपरेटिंग लीडरशिप है हमने उनको भरपूर सपोर्ट किया। और हमने देखा कि उसमें जो करंटीना मुकम्मल होने के बाद जो मरीज थे वो भी ठीक हो के घरों को चले गए। अल्लाह की ज़ात का मैं अच्छा शेख साहब जो मुख्तसरन कमेंट कर दीजिएगा, डेरा इस्माइल खान का जो एक ही बड़ा अस्पताल है उसकी हालत इज़ार कुछ बेहतर हुई है इक्विपमेंट्स के हवाले से, टेस्ट के हवाले से? इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई सीरियस केस हो तो फौरन उसको रेफर किया जाता है पेशावर की जानिब। ऐसा कभी होगा कि कोई भी केस आए और वहीं पे इलाज और वहीं से सेहतियाब होकर घरों को लौटें करीब के जो देहात के लोग आते हैं? और कोरोना के हवाले से टेस्टिंग कैपेसिटी का भी जरा थोड़ा सा बता दें यहाँ पे क्या है? देखिए जहां तक हॉस्पिटल की जो पोजीशन है वो मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल वाकई नागुफ्तबा हालत है। वहां पे डीए खान में इतना बड़ा मरकज होने के बावजूद कि साउथ में सबसे बड़ा मरकज वो है, वो जोक को कैटर करता है, वो टांग को कैटर करता है, वो साथ में बखर को कैटर करता है, रमक प्रो सारे बड़े जो बिग सिटीज है उनको कैटर करता है। लेकिन डीए खान में ये फैसिलिटीज नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है, किसी को कोई डायलिसिस के जो इश्यूज है, किसी को हार्ट की सर्जरी चाहिए, कोई इलाज चाहिए, तो डीए खान में ये फैसिलिटीज नहीं है और बड़ी बदनसीबी है। और मैं इसके ऊपर अक्सर शाकिर रहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमारी ये बात होती है कि कम से कम इतनी फैसिलिटीज हूँ कि लोगों को यानी कुछ भी अगर छोटी सी तकलीफ होती है तो उनको रेफर होना पड़ता है, या तो पेशावर जाना होता है, या मुल्तान जाना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है, या इस्लामाबाद आना पड़ता है। तो ये तकलीफ खत्म होनी चाहिए डीए खान के लोगों को, इतनी फैसिलिटी उनको डोर स्टेप पे हो कि एक वो अपनी जो लाइफ की जो इनिशियल जो एक स्टेप आता है किसी इमरजेंसी का उसको सस्टेन कर सके। शेख साहब उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार आपसे गुफ्तगू हो तो जिन मसाइल की आपने निशानदही की है और इन मसाइल के इजाले के लिए आपको मुंतखब किया गया, भरपूर एतमाद का इजहार आप पे आपकी जमात पे किया गया, तो हम चाहेंगे कि जो 5 साल है, क्योंकि आपकी हुकूमत भी है, खैबर पख्तूनख्वा में विफाक में भी है, तो ये जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह इनका तदारुक आप कर पाएंगे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हमारे साथ अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तसव्वुर के मकामी सतह पर जो कोरोना का फैलाव है उसको रोकने के लिए क्या इकदामात, मैं ये भी पूछना चाह रही थी लेकिन चूंकि वक्त कम था तो हमें उनसे इजाजत लेना पड़ी। लेकिन ये है कि ये वक्त की जरूरत है। अगर हम सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट की तरफ देखें या सूबाई गवर्नमेंट्स की तरफ देखें और हम ये कहें कि वो क्या रिलीफ दे रही हैं, क्या पैकेजेस दिए जा रहे हैं, वो क्या कोशिशें कर रही है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे हर शख्स को कोशिश करनी होगी और उसका तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। इसके अलावा आपको मकामी सतह पर इसके लिए बहुत अच्छा होता कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसका निज़ाम उस तरीके से पाकिस्तान में होता, और वो पूरी दुनिया में आप देखें कि अगर जब लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो उस इलाके की जो जाहिर है जिसके हाथ में तमाम इख्तियारात होते हैं, तो वो छोटी जगह के ऊपर इक़दामात करना और सूरत हाल को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट हैं तो सब। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर असदुल्ला नईमी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, चेस्ट फिजिशियन है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल, जाहिर बात है कि कोरोना वायरस से मुतालिक हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, आपका मुशाहदा क्या है, या ज़्यादातर जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मामला पेचीदा तब हो जाता है कि किसी को एक आम चेस्ट का कोई इन्फेक्शन है या किसी को फ्लू है और वो ये खौफदारी कर लेता है खुद पे कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। बाज़ लोग खुदा न खास्ता कोरोना में मुब्तला हैं तो वो इसको एक आम अलामात के तौर पर लेते हैं। क्या फरमाएंगे, किस तरह से आप अपनी आरा की रोशनी में हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्लाह नेमती है। थोड़ा सा करेक्शन करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है रिगार्डिंग जो कोरोना है और बाकी जो सीजनल एलर्जीज होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आजकल पोलन चल रहा है और जाके सीजनल फ्लू वगैरह होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीटीवी इस सिलसिले में बहुत खिदमत अंजाम दे रहा है और आगाही लोगों को देता है बार बार। बाकी चैनल्स भी, सोशल मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी। इसके बावजूद मुझे अफसोस से कहना पड़ता है माजरत के साथ कि लोग जो है वो ये समझते हैं कि चूंकि हमारे घर में, हमारे इलाके में ये सिलसिला नहीं हुआ तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोरोना इज देयर, कोरोना है, इसकी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बेहतरीन ट्रीटमेंट आइसोलेशन है, अपने आप को अलग रखना है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ। देखिए, ये सीजन फेब 15 से लेकर ऑनवर्ड्स 30 मई में चलता है, बाजुगत 15 मई या 23 मई तक। ये पोलन का सीजन है। इस्लामाबाद में बेतहाशा पोलन होता है, ग्रास है, वीड्स है, पोलन ग्रेन्स है। फिर आपके इस हवाले से जो पेशेंट्स पहले से इस एलर्जी का शिकार होते हैं, उनकी इनामात डेफिनेटली थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अब कोरोना को ले ले। कोरोना को, जो कि रोज स्पेकुलेशन की वाली बात है, रोज नई तहकीक आती है, नई आप लोग आगाही देते हैं लोगों को। तो इस सिलसिले में कई लोगों को सोशल मीडिया पे मिसगाइड भी किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पीटीवी प्रॉपर तरीके से चैनल है रिस्पॉन्सिबल, वो गाइड करता है, तो आवाम से दरख्वास्त है कि उसको फॉलो करना चाहिए और अपने आप को प्रॉपर्ली आइसोलेट करना चाहिए। अब तो डॉक्टर साहब जो सिम्टम्स हैं उसके हवाले से भी बड़े शुकूक शुबहात हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते कोरोना के और उनको कोरोना हो जाता है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। और वो बेचारे लोग क्या करें कि जो पोलन एलर्जी का शिकार है, मुझ जैसे लोग, वो खुद भी डरे हुए हैं, उनको जरा सी छींक आ जाए या फ्लू हो जाए, जो सीजनल फ्लू है। जाहिर है एलर्जी की इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं फ्लू वाले, और दूसरे लोग भी उनसे डर रहे होते हैं। अगर वो छींक मार दें या वो जो है वो रनी नोज हो उनकी, तो वो बेचारे कहाँ जाएं इस कोरोना के अफरेद से। वो बेचारे खुद भी डरे हुए हैं और दीगर लोग भी डरे हुए हैं उनसे। जी जी जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। देखिए, जो पोलन के पेशेंट्स हैं, जो सीजनल एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, उनको हर साल ये सिम्टम्स आते हैं। मिसाल के तौर पर आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, नाक बहना, खांसी होना, सांस बंद हो जाना। और वो ऑलरेडी पहले से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और उनको अंदाजा होता है कि इनको सिलसिला होगा। अब जो नए पेशेंट्स अगर फर्स्ट टाइम जिनको ये प्रॉब्लम आती है तो उनको जरूर सस्पेक्ट करना चाहिए, प्रिज्यूम करना चाहिए, उनको प्रिजेंटिव केसेस में रख लेना चाहिए। अच्छा। ऐसे पेशेंट्स जिनको जो फर्स्ट टाइम, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बाहर से आया हुआ है पेशेंट के, बाहर से आके मिला है, या कोई उसकी सोशल गैदरिंग ऐसी है, या कोई किसी उसके जान पहचान वाले को कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है, तो उसको चाहिए कि अगर उसको खांसी है, देखिए उसकी सिर्फ खांसी से नहीं होता, बहुत तेज बुखार भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, सर में दर्द भी हो सकता है, गले में दर्द भी हो सकता है। वो लोग जिनको ऑलरेडी जो है ये पोलन एलर्जी वगैरह हो, क्या वो ज्यादा शिकार हो सकते हैं कोरोना के, खुदा ना खास्ता? जी जी, ऐसे लोगों की चूंकि इम्यूनिटी कम होती है, ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट्स, HIV के पेशेंट्स, या जो कि ओल्ड एज है या यंग एज है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं, इनको ये वायरस कर दिया जाए करता है क्योंकि आप नाम ले रहे हैं और साथ में मैं पोलन एलर्जी का पूछ रही हूँ। तो ये क्या, ये भी इतना ही मतलब आपने तो इतना खतरनाक बना दिया है पोलन एलर्जी को, तो हम इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते, एक आम सी नॉर्मल सी रूटीन की बात है। तो क्या ये भी इतना मतलब इनके भी उसी तरह से चांसेस होते हैं जैसे आप HIV के या कैंसर के पेशेंट्स के बता रहे हैं, खुदा ना खास्ता? अच्छा, आपकी बात से तो मुझे मैं एकदम से पोलन एलर्जी देखें जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पोलन एलर्जी जो है वो सांस में एकदम रुकावट डाल देती है, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है, सांस बंद हो जाता है। अगर उसकी प्रॉपर मेडिकेशन न की जाए तो यकीनन वो पेशेंट भी वेंट पे चले जाते हैं, उनको भी वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है।
تو میں ہمیشہ ہم لوگ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ پروفلیکٹک ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں فرام 15th آف فیبروری آنورڈس، کہ وہ اپنی جو ریگولر میڈیسنز ہیں وہ لیتے رہیں، انہیلرز لیں، برونکو ڈائلیٹرز لیں، سانس کھولنے کی دوائیاں لیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ لیکن اگر ان کو اس سلسلے میں یہ زیادہ جو سمٹمز ہیں جو ایگریویٹ ہو جائیں، ایگزیجریٹڈ سمٹمز ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں باقی لوگوں سے ڈیفینیٹلی تھوڑا سا آئسولیٹ کر لیں، ایک کمرے میں محدود۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، سحر و افطار کے اوقات میں بعض اوقات ہم بہت ٹھنڈے بیخ بستہ مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں، آئلی چیزوں کا بھی استعمال بڑھ جاتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ظاہری بات ہے کہ چیسٹ کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، چیسٹ انفیکشن کو کس حد تک ہمیں بچانا ہوگا کیونکہ یہ باعث بن سکتا ہے کورونا کو دعوت دینے کا؟ جی دیکھیے، پورے رمضان میں ہم وہ چیزیں نہیں کھاتے جو رمضان میں ہم اس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں اپنے کھانے میں، کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اتنا لوڈ پڑ جاتا ہے، اور جو ہمارے جو آرگنز ہے ڈی ٹاکسیفیکیشن جن کا کام ہے، جیسے لیور ہے ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر اتنا لوڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈی ٹاکسیفائی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ہم ٹھنڈے مشروب پیتے ہیں، اور ٹھنڈے مشروب بہت زیادہ ٹھنڈے نہ ہوں، مناسب ٹھنڈے پیے جا سکتے ہیں، آپ سمودیز لے سکتے ہیں، آپ ملک شیک لے سکتے ہیں، لیکن آپ پکوڑے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پکوڑے مسٹرڈ آئل میں تلے ہوں یا مناسب طریقے سے تلے ہوں، لیکن بے تاشا کوکنگ آئل میں پکوڑے تلے ہوئے مناسب نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو اوور لوڈ کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ڈی ٹاکسیفیکیشن نہیں ہوگی باڈی میں، جب ڈی ٹاکسیفیکیشن نہیں ہوگی تو جو ریڈیکلز ہیں، جو نقصان پہنچانے والے ایلیمنٹس ہیں، وہ آپ کو زیادہ پھر امیونٹی آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ فاصلہ کتنا اہم ہوگا، کیونکہ افطار کے اوقات میں تو ہم ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے قریب بچے بوڑھے جوان سب بیٹھ کے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اس موقع پہ بھی ایک مناسب فاصلہ تو برقرار رکھنا ہوگا، کیا فرمائیں گے؟ جی میں اس سلسلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر گھر میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی کھانس نہیں رہا، کسی کو زکام نہیں ہے، کسی کو ٹیمپریچر نہیں ہے، سور تھروٹ نہیں ہے، تو پھر بے شک آپ ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو میں جیسے کوئی سودا لینے باہر جاتا ہے، پھر گروسری لے کے گھر آتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی علامات آ گئی ہیں، جن کا انٹریکشن زیادہ ہے لوگوں کے ساتھ، تو ان کا انٹریکشن جو ہے اس کو پھر تھوڑا سا آئسولیٹ کر لیں چاہیے، 3 دن تک دیکھ لیں، اگر سمپٹمز ایگریویٹ ہو جائیں تو پھر آپ 1166 یا جو اپنے ڈاکٹر ریسپیکٹیو جو ڈاکٹر ہیں ان سے کنسلٹ کر لیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں میں چیسٹ انفیکشن جو ہے اور چیسٹ کنجیشن جو ہے وہ بڑا کامن ہے، تو اور آج کل جب یہ چینجنگ ویدر ہوتا ہے، اب تو خیر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے، لیکن یہ اس دفعہ چونکہ بڑی دیر سے موسم چینج ہوا، کبھی گرمی کبھی سردی وہ ہو رہا تھا، تو بچوں میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو وہ والدین جو ہیں بڑے کنسرنڈ بھی ہوتے ہیں اور ڈر بھی جاتے ہیں، ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بچے میں کہیں کرونا جو ہے وہ اس کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو ایک تو یہ ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کر دیجئے کہ کیا بچے جو ہیں وہ کم متاثر ہوتے ہیں اس سے، یا اگر ان کی چیسٹ کنجیشن ہو یا ان کے اندر اس طرح کے سمٹمز ہوں تو پھر والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں بچوں کی سانس کی نالی کمپیریٹیولی ہم بڑوں کے سانس کی نالی سے تنگ ہوتی ہے، تو تھوڑی سی سیکریشنز بھی ہوتی ہے نا، ہم لوگ ان کے پیرنٹس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جو بچہ بڑا ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہونے کا لیے نہیں کہتے۔ اب چونکہ بڑوں کی سانس کی نالی میں کوئی اگر انفیکشن ہے یا کوئی سیکریشنز ہیں یا رطوبت ہے تو اس کو ہم کلیئر بھی کر لیتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی نالی بھی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، لیومن بڑا ہوتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کی چونکہ سانس کی نالی کمپیریٹیولی ڈائمیٹر اس کا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر بلاکیج کے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو چھوٹی سی بھی سیکریشنز ہو تو اس میں سانس کی نالی کی انفیکشن زیادہ ہوتی ہے، بچے چونکہ امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں۔ دیکھیے سب سے زیادہ چانسز یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کو اور بچوں کو، تو جوان کسی کو بھی ہو سکتا ہے کورونا، یا کسی کو بھی سیزنل الرجی ہو سکتی ہے، لیکن اب سب سے امپورٹنٹ بات اللہ کی مہربانی ہے کہ اس موسم میں بارشیں ہوتی رہی، اور جو پولن والا سلسلہ ہے نا پولن کا، اس سے پولن بیٹھ گیا، تو اس لیے ہوا میں چونکہ مہلک نہیں ہے، وہ ذرات پولن جو پولن گرینز ہیں، تو اس لیے آنکھوں سے پانی بہنا، زکام ہونا اور کھانسی وغیرہ یہ تھوڑا سا کم ہے، اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ پرابلم ہوتی جی مطلب یہ بالکل بھی کوئی خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ بچوں کو نہیں ہوگا یا نوجوانوں کو نہیں ہوگا، کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسداللہ نعمتی صاحب تھے، چیسٹ اسپیشلسٹ، اور ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خیال بہرحال باہر کیف رکھنا ہوگا، بچوں کا بھی بزرگوں کا بھی، کیونکہ زیادہ کمزور طبقات یہ ہیں، اور جو لوگ آ جا رہے ہیں ظاہری بات ہے سودا سلف کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بعض لوگ اپنے روزگار سے بھی وابستہ ہیں کسی حد تک، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں
मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है, हो भी नहीं सकता। माशी सूरत-ए-हाल को भी बेहतर रखना है और अब तो कोशिश ये की जा रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन हो, यानी जहाँ पे मसाइल हैं, जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, उसी इलाके का खास तौर पे एक तरह से आप कह लें मुहासरा कर लिया जाए, उसको सील कर लिया जाए, वहाँ के केसेस को देखा जाए और उनको वहीं पे ख़त्म किया जाए। इसके अलावा अपने तौर पे जो जिम्मेदारी है उसका ज़्यादा एहसास किया जाए। अगर किसी को फील हो रहा है, इवन उसको अगर फ्लू भी है या जो पोलन एलर्जी है, सीजनल फ्लू है, इस किस्म के सिम्टम्स ही हैं मिलते जुलते ही कोरोना के भी, तो बेहतर ये है कि एहतियात जो है वो की जाए, आइसोलेशन में चला जाए वो शख्स, घर तक महदूद रहे, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करे, और अगर बाहर जाना जो है वो मजबूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जानी चाहिए उनको इख्तियार करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। खास तौर पे अच्छी ग़िज़ाओं का एहतमाम आप ज़रूर करें, खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और फिर दूध आप जानते हैं कि मुकम्मल एक ग़िज़ा है, ग़िज़ा भी है, पानी भी है, हर तरह से आपकी ज़रूरियात को पूरा करता है। और मेरी गुजारिश ये भी है जो ताजिर बिरादरी है कि खजूर के रेट्स को भी ना बढ़ाएं, जो नाजायज़ मुनाफा खोरी है, मुनाफा बिल्कुल आप कमाइए इसलिए कि आपका हक बनता है, तिजारत की ही इसलिए जाती है कि आप मुनाफा कमाएं, उसमें क्योंकि लॉस नुकसान भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी होता है, लेकिन जब आप उसको ज़ख़ीरा करते हैं या नाजायज़ मुनाफे की एक खूक और रविश को आप अपनाते हैं, पूरे माशरे को बिगाड़ के आप रख देते हैं। आपसे मुराद कोई भी वो शख्स हो सकता है, तो इस बात का हमें खास और रोज़े की सारी जो स्पिरिट है, जो असल रूह है, असल मकसद है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमज़ान मुबारक में बढ़ा दी गई हैं कीमतें, यानी हालांकि आप ये देखें कि जो गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमानों के लिए रिलीफ के पैकेजेस दे रहे होते हैं, चीज़ें सस्ती कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक में, और हमारे यहाँ उल्टा जो है कुछ कहा जा रहा है। लेकिन आवाज़ अजमल वज़ीर साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा। अजमल वज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, खासे मुतहरिक आप दिखाई देते हैं इस हवाले से, और सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल पहले से बेहतर है। एक तो ये बताइए स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, उसके लिए क्या तैयारी, और साथ ही साथ जो बेरोजगार अफराद के लिए पोर्टल का इजरा किया गया है, किस तरह से आप आम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे कि वो इस पोर्टल तक पहुंचे, और इस बात की भी निशानदही करें कि किन किन शोबों को ज्यादा नुकसान पहुंचाए ताकि उनकी फौरी तौर पर दादरसी की जा सके। देखिए, इस हवाले से हमने जो स्टेप्स उठाए हुए हैं, आपको जैसे मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है कि दो इस वक्त हमने जंग लड़ रहे हैं, एक जंग हम लड़ रहे हैं कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की, और दूसरी तरफ हमने भूख, अफलास, गुर्बत और जो हमारे माशरे के मुख्तलिफ जिसमें ताजर बरादरी है और जितने भी वो है मकातब फ़िक्र के लोग हैं, उनका भी हमने साथ ख्याल रखना है और उनको साथ चलाना है ताकि मईशत भी चले। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बात करते हैं, वो पता नहीं ऐसी बात करते हैं जैसे उनको ये सियासी जमातों के लीडरानों को मैं देखता हूँ, कल मैं बिलावल को सुन रहा था, जैसे बिल्कुल उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का पता भी नहीं है, ऐसे लगता है। और क्योंकि देखिए, इस वक्त आपको पाकिस्तान के अपने मुल्क के ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी कि गुर्बत के लकीर से कितने लोग नीचे हैं और फिर माशी तौर पर हम किस पोजीशन में हैं, हमारी आवाम की क्या सूरत हाल है। तो दोनों जंग हमने लड़ने इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा में हमने पहले भी जिस तरह एहसास इमरजेंसी केस प्रोग्राम था उसको हमने बिल्कुल एक बड़े जबरदस्त तरीके से, एक तो ये प्रोग्राम बड़ा ट्रांसपेरेंट था, उसको हमने अप्लाई किया, और आगे अभी जो हम सूबे का फेज 2 शुरू कर रहे हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। तो सारी चीजों की मॉनिटरिंग वज़ीर आला महमूद खान साहब खुद कर रहे हैं और उनकी टीम हम खुद फ्रंट फुट पे। ठीक, बड़ी ज़बरदस्त बात है अजमल वज़ीर साहब, मिशेल बुखारी बात कर रही हूँ। अजमल साहब, एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि आप रोज़ आके अपडेट भी कर रहे होते हैं KPK के हवाले से, लोगों को सूरत हाल से गाइड भी कर रहे होते हैं, और ये ख़ास तौर पे कोरोना में जो मैंने देखा है कि हर लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके और लोगों को अपडेट करते हैं या उनको एतमाद में लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो आपने पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात की, बिलावल भुट्टो साहब की बात की, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर इनिशिएट करती और इनिशिएटिव लेती, ज़रा बेहतर तरीके से दावत देती ऑपोजिशन को भी, और वो मिल बैठ के जो है कोई लाएमल, शायद उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता, और वो जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उनको करनी पड़ रही है शायद वो उस हद तक ना करते, शायद इसमें कुछ थोड़ी सी ज्यादा कोशिश की जा सकती थी या अभी भी की जा सकती है हुकूमत की तरफ से, या आप समझते हैं कि की है बस काफी है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां तक मैं ये बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चेयर करते हैं, इसमें मैं खुद चूंकि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला साहब के साथ बैठा होता हूँ, तो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो टाइम देते हैं वो सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब को टाइम देते हैं।
जो उनके सजेशंस होते हैं, सबसे ज्यादा टाइम वो लेते हैं। दूसरा ये कि उसमें न सिर्फ ओनली सिंध गवर्नमेंट या सिंध के चीफ मिनिस्टर बैठे होते हैं, उसमें गिलगित बिल्चिस्तान के वजीर आला, आजाद कश्मीर के वजीर आजम, और फिर तीनों जो हमारे पंजाब, सिंध, अपना बलूचिस्तान और के भी, ये सारे बैठकर अभी तक जितने फैसले हुए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये बाकायदा डिस्कस किए जाते हैं और इनमें बाकायदा इनपुट लिया जाता है। अब ये सारी चीजें जब आपकी गवर्नमेंट, पहला प्राइम मिनिस्टर साहब जब बात आपकी सुनते भी है, आपको सबसे ज्यादा टाइम भी देते हैं। अगर एहसास कैश प्रोग्राम आप देखें, सबसे ज्यादा सिंध में अगर फिगर उठाकर देख ले तो वो भी तकसीम किया गया है। और ये फर्क प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे कि यहाँ जिस तरह इनके दौरों में होता था कि पंजाब में मेरी हुकूमत है या खैबर पख्तूनख्वा में मेरी हुकूमत है तो सिंध में मेरी हुकूमत नहीं है, ये वो नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है वहां पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब मैं सुनता हूँ बिलावल साहब को कि जब वो टीवी पे आ जाता है, कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उसको ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल पता नहीं है। और इस वक्त तो ये बात करते हैं गरीब का पहली दफा तो किसी ने गरीब का पूछा है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है कि रेडी वाले की बात भी वो करता है, मजदूर की बात भी वो करता है, दिहाड़ीदार की बात। अच्छा अजमल वजीर साहब, बिल्कुल मुझे फरमा रहे हैं आप, सूबे में किस हद तक कंसेंसस है, क्योंकि बहुत सी सियासी जमातों की नुमाइंदगी वहां पे भी है, गो कि आपको सूबाई असेंबली में मेजोरिटी हासिल है, लेकिन किस तरह से आप वहां पे अपोजिशन को साथ लेके चल रहे हैं, इस वक्त सूबे की सूरत हाल क्या है? देखिए हमने इधर मैंने तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा उठाकर देख ले, प्रेस ब्रीफिंग में उसमें एक ही बात करता हूँ, आज मैं पहली दफा इस पे मैंने बात की है। मैं ये कहता हूं कि सियासी इख्तलाफात को जब तक कोरोना वायरस की वबा है इसको क्वारंटाइन कर दे, इस पे बात ही नहीं करनी, मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मजबूरी ये बन जाती है कि जब ये आ जाते और इस तरह की बातें कर लेते। अल्लाह के फजल करम से खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरू में अपोजिशन के जमातों के जो लीडर्स हैं उनको, जो अपोजिशन के जो लोग हैं उनको उन्होंने इत्तेमाद में लिया और फिर गाहे बगाहे हमने उनको इत्तेमाद में लेते हैं। जब हम कोई प्रेजेंटेशन हमने बाकायदा सूरत हाल का, पहले भी हमारे वजीर सेहत साहब तैमूर जगड़ा ने उनको बाकायदा बताया कि ये सिचुएशन है, और साथ ये कि कांटेक्ट में होते, खुद अपोजिशन के जो एमपीएस है वो मेरे साथ कांटेक्ट में होते, कोई मसला होता है या कहीं पे कोई उनकी सजेशन होती है उस पर हम अमल दरामद करते हैं। ये ऐसी वबा है कि इसमें मैंने कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं कि इससे एज ए नेशन हमें खड़ा होना पड़ेगा और सबने मिलकर इस वबा को शिकस्त देनी होगी। ये सियासत का वक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इत्तेहाद और इत्तेफाक के बगैर तो ये जंग हम लड़ ही नहीं सकते। अगर हम एक पेज पे नहीं होंगे तो हम बिल्कुल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में हमने देखा है अजमल साहब कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़ी हो जाती हैं इस तरह के क्राइसिस के वक्त में और सब एक ही पेज के ऊपर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अच्छा अजमल साहब, चूंकि रमज़ान मुबारक का महीना भी है, मसाजिद की रौनकें जो हैं ज़ाहिर है वो भी अच्छा यही लगता है कि बहाल हों और वहाँ पर उसी तवातुर के साथ जैसे हम हर साल देख रहे होते हैं कि लोग जाते हैं नमाज तरावी पढ़ते हैं या दीगर इबादत करते हैं। लेकिन जो SOPs जारी हुए हैं इस मरतबा ज़ाहिर कोरोना की वजह से एहतियात जो है वो बहुत करनी ज़रूरी है। KPK के अंदर आप समझते हैं कि उनको फॉलो किया जा रहा है, मसाजिद की तरफ से भी, इंतज़ामिया की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी? देखिए, एक तो ये है कि जो आपको जैसे मालूम है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के क़यादत में जो मीटिंग हुई थी ओवरऑल जितने भी, उसमें हमारे सूबे के लोग थे। फिर उसके बाद उसमें जो 22 नुकात डिस्कस हुए थे, फिर उस पर हमने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम मकाते बेफिक्र के उलमा की एक कमेटी बनाई जिसको बाकायदा नोटिफाई किया गया। फिर उनके साथ बैठकर हमारी मीटिंग अभी हुई है कुछ दिन पहले। उसका ये हमने किया कि तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक परसों 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर मीटिंग की थी, उसमें यहाँ की जो कमेटी है उलमा की, जो सूबाई कमेटी है, और उसमें फिर जो डिविजनल लेवल की जो कमेटियां हैं वो, और हमारी जो वहाँ के डिविजनल लेवल के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो सब RPOs, उनको बिठाकर जो SOPs हमने
اور وہ جو 22 نکات ہے اس کے اوپر بڑی خوش اسلوبی سے عمل درآمد کرنے کی انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے، اس میں علماء ہمارا بالکل ساتھ دے رہے ہیں۔ صاحب مختصراً ہم چاہیں گے کہ اس پہ تھوڑا کامنٹ کر دیں، رمضان المبارک میں کیا کاروباری طبقے کو بھی تھوڑا سا اعتماد میں لیا گیا ہے، کیونکہ رمضان میں بہت سے کاروبار عام لوگوں کے یا صارفین سے وابستہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی میکانزم ہے کہ ان کو کسی حد تک چھوٹ یا اجازت دی جائے؟ بالکل، اس میں ہماری کل ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم نے کچھ ریلیکسیشن جو دیے ہوئے ہیں اس میں کاروباروں میں، جو کہ پہلے کچھ آلریڈی جو ہم اجازت دے چکے تھے وہ 4 بجے تک تھے، اس میں پھر کچھ چیزیں جو تھے مثلا تندور ہو گیا، دودھ کے دکانیں ہو گئے، ریڑی والے ہو گئے، ان کا ہم نے ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا، اور اس طریقے سے ابھی ہم نے کچھ اور سٹیپس بھی لینے، کچھ اور جو ہے نا ہماری مذاکرات شروع ہے، جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیول پہ ایک ہماری کمیٹی ہے منسٹریل، جس میں میں خود بھی ہوں، اس لیول پہ بھی کاروباری حضرات کے ساتھ عید کی خریداری کے حوالے سے، کیونکہ اگر بالکل آخر میں اجازت دی گئی تو پھر شاید رش بڑھ جائے گا، ابھی سے اگر کسی جی دیکھیں ہم اس کے اوپر ہم نے آلریڈی بات کی ہے، اس میں ہم کچھ چیزوں پہ کریں گے، لیکن ایک چیز میں اس میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم ڈسکس کریں گے، ایس او پی اس کے لیے بنائی جائے گی، عوام کی تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، اور بقایا جو ہے لوگوں کا بزنس کاروبار وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام کو ابھی تک جو ہم نے دیے ہیں، نرمی کیے، اس کے اوپر جتنا وہ عمل درآمد کریں گے اتنا ہی ہم آگے جو ہے نا جب ایس او پی پہ عمل ہوگا تو ہم نے کاروبار ان کو کھول کر دینا ہے، کیا ہم نے کیا مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم، لیکن عوام کی تحفظ کی وجہ سے یہ ہم نے سٹیپس دیے ہیں، آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ جو اس پہ عمل درآمد کرے گا، صورتحال چینج ہوگی یا ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں یا شیپ ہوگی، اسی طرح سے اقدامات کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب آپ کے وقت کے لیے، ترجمان کے پی کے گورنمنٹ، اور جو آپ نے عید کی شاپنگ کے حوالے سے تصور بات کی، میں سمجھتی ہوں کہ اس مرتبہ اگر ہم سادگی اختیار کر لیں اور ہم اس طرح سے عید کی شاپنگ نہ کریں تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا کرائسس ہے، اکنومیکلی بھی ملک کو جو ہے وہ اتنا بڑا مشکل وقت جو ہے وہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت جن کے روزگار متاثر ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ نئی خریداری کرنے کی بجائے اگر ان لوگوں کی ہم مدد کریں اسی پیسے سے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے خیال میں زیادہ نقطے کی جانب توجہ دلا رہا تھا، کیونکہ عید کی شاپنگ جب آپ کریں گے تو بہت سے کاروباری طبقے کو آپ ایک سنبھالا دیں گے، کیونکہ آپ نے اگر ڈریسز خریدنے ہیں، آپ نے درزی کے پاس جانا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کا روزگار بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے اگر آپ شاپنگ نہیں کریں گے۔ بے شک آپ 3-3 4-4 جوڑے لیا کرتے تھے، آپ اس دفعہ ایک لیں، یا اگر 2 لے رہے ہیں تو ایک ہمسائے کو دیں، اپنے ان عزیز و اقربا کو دیں جن کا روزگار ہوا کرتا تھا لیکن وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ بھی آپ نے میرے ذہن میں نہیں تھا، آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ چلیے آپ تھوڑی سی پہلے مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے بھی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ اسراف نہیں کرتے، لیکن ایسے بہت سے ہیں جو کرتے بھی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں ان کو ذرا تھوڑا سا اس چیز میں جو ہے وہ کمی لانی چاہیے، اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو شاید آپ کے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے یا آپ کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ کپڑے اور یہ چیزیں جو ہے ہمیں جانا ہوگا۔ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور خیال ضرور رکھیں اپنا بھی، اور اپنے گرد و نواح میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے پیاروں کا اور غیروں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ موقع ہے اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھنے کا، اور حکومت کا بھی ساتھ دیجیے، جو اقدامات ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہیں، آپ ہی کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ہم اس اویئرنیس کیمپین کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے۔ فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے، مشل بخاری اور تصور زمان بابر کو 5 بجے کی ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔